नमस्कार सभी साथियों को। असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश बिश्नोई का आप सबको प्रणाम। आज तारीख बड़ी अहम है। अहम इसलिए है कि आज देश के राजनीतिक इतिहास में एक स्वर्णिम दिन कहें या एक परिवर्तन का दिन कहें या एक बदलाव की घड़ी कहें, कुछ हद तक मैं समझ रहा हूं या सोच रहा हूं उस दृष्टि से। आज का मेरा ये क्लास किसी ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि हमेशा जब भी मैं आपसे रूबरू होता हूं तो आप शायद समझते हैं कि आप कोई ज्योग्राफी की क्लास होगी। बट आज मैं किसी ज्योग्राफी की क्लास को लेकर आपके बीच में उपस्थित नहीं हुआ हूं। आज देश के संसदीय इतिहास में एक परिवर्तन का लम्हा था और मैंने समझा कि मैं इस लम्हे को आपके साथ साझा कर दूं। आप सब जानते होंगे कि देश के पुराने संसद भवन को अलविदा कहकर के देश की पार्लियामेंट ने आज से नए संसद भवन में शिरकत कर ली है। हम जानेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या अहमियत उस पुराने संसद भवन की रही होगी आज तक पैदा होने से लेकर के, और क्या मिसाल नया संसद भवन दे पाएगा, क्या मायने हैं संसद भवन के परिवर्तन के, किन किन लम्हों से रूबरू हुई हमारी पुरानी संसद भवन, क्या उन्होंने दिया, इन सब को लेकर के अगले 10 मिनट छोटी सी चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये चर्चा सजीव रहे लंबे समय तक, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में वर्षों बाद भी हम इस बात पर सोच पाएंगे, विचार पाएंगे कि उस दिन हमने संसद भवन को लेकर के एक छोटी सी चर्चा सुनी थी। प्यारे मित्रों, 100 साल पूरे कर लिए उस संसद ने, जिसने देश की आज़ादी से पहले, देश की आज़ादी के दौरान और देश की आज़ादी के बाद देश को नई ऊंचाइयों तक जाते हुए देखा। और मैं समझता हूं देखा ही नहीं, उस संसद भवन ने पहुंचाया भी। बहुत कुछ सहन भी किया उस संसद भवन ने, बहुत कुछ स्वर्णिम घड़ियां भी देखी उस संसद भवन ने, और बहुत कुछ निराशा वाले वातावरण भी सहन किए उस संसद भवन ने, जिसको आज छोड़ करके, या यूं कहें कि उसे बदल करके, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी तमाम पार्लियामेंट के सांसदों के साथ नेतृत्व करते हुए नए संसद भवन में पदार्पण किया। और पदार्पण ही नहीं किया, बल्कि एक बिल को लेकर के बहस भी नए संसद भवन में हो चुकी है। जहां तक मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं उस समय की बात करूं, और तीखी बहसें भी उस संसद भवन में चल पड़ी है, जो हमारे संसदीय इतिहास का एक अभिन्न अंग हो चुका है। और शायद आप में से कुछ लोगों ने सुन लिया होगा, नहीं सुना है तो आप टीवी माध्यम से समझ भी सकते होंगे और सुन भी लोगे। निर्मला सीतारमण और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच महिला विधेयक, महिला प्रतिनिधित्व विधेयक को लेकर के तीखी बहस भी हुई है। ये नए संसद भवन के शुरुआत का पल है। जहां तक मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूं, पॉलिटी और हिस्ट्री को मैंने पढ़ा जरूर है। संसद भवन के बदलाव को लेकर के मीडिया में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। मैं समझता हूं कि बदलाव भी जरूरी था, और मैं समझता हूं कि उसका अपना महत्व भी है। जिन्होंने देश को एक शताब्दी तक नए कानून दिए, नई विरासत दी। एक संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगा कि क्यों अहम है वो संसद। कहते हैं कि भारतीयों के खून पसीने से बनी, कुछ मीडिया या कुछ लोग ये मानते हैं कि वो गुलामी का प्रतीक थी। मैं उसको सिरे से नकारता हूं एक देश का नागरिक होने के नाते, कि हाँ वो अंग्रेजी काल के अंदर बनी जरूर रही होगी, जिसको देख करके हमारा दिल गदगद हो जाता है।
उस भवन को देख करके। हाँ, वो बनी गुलामी के समय में जरूर होगी, लेकिन उसको बनाने में धन भी यहीं का लगा, तन भी यहीं का काम लिया गया और मन भी यहीं का काम लिया गया। भारतीय लोगों के खून, पसीने, मेहनत और पैसे से ये भव्य इमारत तैयार की गई थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस प्रकार रही। 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने इस संसद भवन का लोकार्पण किया था। ये बात अंग्रेजी हुकूमत के जमाने की है और ऐसा माना जाता है कि 1921 के अंदर इस संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। जैसा आपने पढ़ा है, सुना है, ठीक उसी तरीके से। और कहते हैं कि अंग्रेजी वास्तुकार एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने इसका वास्तु तैयार किया था। और ऐसा भी मानते हैं कि हमारा जो भिंड मुरैना का 64 जोगनी मंदिर है, उसकी गोलाकार तर्ज पर इस संसद भवन को ये आकार दिया गया था। बहुत ही उस जमाने में भव्य और सुंदर ये भवन था, जो 6 साल में बन करके तैयार हुआ था। 1921 से लेकर के 1927 तक इस ऐतिहासिक संसद भवन को बनाने का काम हुआ। और जब संसद भवन का पहली बार लोकार्पण हुआ था, अर्थात पहली कार्रवाई हुई थी, उस समय देश की आज़ादी के नायक रहे पंडित मोतीलाल नेहरू समेत कई लोगों ने उस कार्यक्रम में शिरकत की। और उस समय मौजूद हस्तियों में पटियाला के महाराजा की उपस्थिति भी इतिहास में गवाह है। वो एक स्वर्णिम पल था जब हिंदुस्तान को एक ऐसी जगह मिली थी जहां से नियम, कानून और व्यवस्थाएं संचालित होती थी। वो दौर था 18 अर्थात 1930 और 1940 का दशक, जब इस देश की संसद ने देश के ही नागरिकों के जुल्मी कानूनों को पारित होते अपनी आंखों से देखा। वो हम सब भारतीयों के लिए भी दुख है और उस संसद भवन के लिए भी दुख है, क्योंकि उसी के पवित्र प्रांगण से अंग्रेजों ने अपने हित के लिए और भारतीयों के लिए दुविधा भरे कानून भी पास किए। एक दौर था जब संसद भवन के अंदर अंग्रेजी हुकूमत अपना शासन करती थी और जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पर जाना जाता था। ये वही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी जिसमें भगत सिंह ने बम फेंका था। और ऐसा कहते हैं कि उस समय पंडित नेहरू समेत देश के बहुत क्रांतिकारी नेता भी और देश के कई स्वतंत्रता सेनानी भी उस संसद भवन में थे, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। इस संसद भवन ने खतरनाक माजरे भी देखे। 1935 का भारत शासन अधिनियम भी इसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पारित होता संसद ने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद एक दौर चला जिस समय देश की आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन हो रहे थे और अंग्रेजी हुकूमत नए नए कानून ला रही थी, वो भी इस संसद की गरिमा में प्रांगण के अंदर हो रहा था। लेकिन समय बदलता है और इस संसद के इतिहास के अंदर कुछ परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन था आजादी का परिवर्तन। सन 1947 14 अगस्त की जब मध्य रात्रि होती है, अर्थात 15 अगस्त की शुरुआत होती है, तो इस संसद के उसी प्रांगण में एक सुनहरा भाषण इस संसद को सुनने को मिलता है, जो सभी देशवासी उस संसद के भाषण को याद रखते हैं। और वो भाषण था पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारतीयों के साथ किया गया भाषण, भारत की भविष्य के साथ भेंट। उस समय से सुखद और स्वर्णिम पलों की शुरुआत संसद भवन में शुरू हो जाती है। और न जाने उसके बाद उस संसद भवन ने कितने ही इतिहास लिख दिए। शायद हम थोड़ा गहराई में जाकर के कुछ एनालिसिस कर लें कि आजादी के बाद इस संसद भवन ने क्या देखा। आजादी के बाद इस संसद भवन ने देश की एकता के लिए पारित किए गए कानूनों को भी देखा, महिला शक्ति को मजबूत करने के लिए कानूनों को भी देखा। और सबसे रोचक बात तो ये थी कि देश की इस संसद ने 1947 से लेकर के 1950 तक अंबेडकर और देश के संविधान निर्माताओं की विभिन्न बैठकें भी इसी मंदिर के अंदर हुई।
इसी मंदिर ने 1950 में हमारी हुकूमत को एक नया संविधान दिया, जिसके बलबूते पर हम आज भी अमन चैन और शांति से जीवन जी रहे। ये वही संसद है जिसमें किसी समय B.R. अम्बेडकर के तेज भाषण सुनने को मिलते थे। इस संसद ने बहुत कुछ देखा। अब मैं थोड़ा सा उन स्वर्णिम पलों को आपके बीच में रख सकता हूँ या रख रहा हूँ, जो देश के प्रधानमंत्रियों, देश के विपक्ष के नेताओं ने अपने जमाने के अंदर इस संसद को दिए हैं। बहुत ही स्वर्णिम पल थे। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि देश की आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और उस जमाने के कई कद्दावर नेता इस संसद की गरिमा हुआ करते थे। आजादी के बाद ऐसा कहा जाता है कि 1955 के अंदर अंबेडकर का एक भाषण भी इस संसद ने देखा और त्रस्त होकर के अंबेडकर उस भाषण में कहते हैं कि यदि संविधान के मूल्यों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट हम नहीं कर सकते तो संविधान की अहमियत क्या है। और B.R. अम्बेडकर के उस तेवर को देख करके संसद भी उस समय थर्रा गई होगी कि एक संविधान निर्माता किस कदर तेज आवाज में आप आज इन पत्थरों से बात कर रहा है। यही नहीं, इस संसद ने 1962, 1975, 1948 और 1999 के युद्धों को अपनी आंखों से देखा है। और इस संसद के कुछ गरिमा में पल भी मैं आपके सामने ला रहा हूं, जो संसद ने अपने गरिमा में पल जिए थे। एक दौर था जब मजबूत विपक्ष के लिए आवाज लगाते हुए पंडित नेहरू को इस संसद ने सुना था। एक दौर था जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी के विरोधी तेवर पंडित नेहरू ने सहन किए, वो भी इस संसद ने अपनी खुली आंखों से देखा। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बौखलाए नेहरू के भाव भी इस संसद ने देखे थे। और ऐसा कहते हैं कि जब अक्साई चीन का कब्जा हो गया और 1962 में जब पंडित नेहरू अपना भाषण दे रहे थे संसद में और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अक्साई चीन इतनी बंजर जमीन है जिस पर एक तिनका भी नहीं होता, उसके लिए हम क्यों हमारी सेना जोखिम में डाले। और उस पल पर जब उन्हीं के सांसद अर्थात कांग्रेस के एक सांसद महावीर त्यागी ने अपने सिर के ऊपर से टोपी हटाते हुए, जिनके सिर पर कोई बाल नहीं थे, महावीर त्यागी पंडित नेहरू से खुल करके विरोध करते हुए कहते हैं कि पंडित जी, तिनका तो इस सिर पे भी नहीं है, क्या इसको काट दिया जाए। वो भावुक क्षण भी उस हमारी संसद ने देखे। यही नहीं, पंडित नेहरू की मौत को भी संसद ने आंखों से देखा है। 3 प्रधानमंत्रियों को प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए मरते इस संसद ने देखा है। इस संसद के पुराने भवन ने देखा है। पंडित नेहरू को देखा है, लाल बहादुर शास्त्री की मौत को आंखों से देखा है और इंदिरा के शरीर को सलनी सलनी होते इस संसद ने अपनी आंखों से देखा। इस गरिमा में संसद ने बहुत कुछ देखा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो बहुत तेज तेवर पंडित नेहरू के सामने हुआ करते थे, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी को नेहरू युग में इस संसद ने देखा है। तो एक गरिमा में इतिहास इस संसद का रहा है। इस संसद ने 1975 की इमरजेंसी भी देखी है। इस संसद ने गठबंधन की राजनीति भी देखी है। गिरते नैतिक मूल्यों को भी इस संसद ने देखा है। इस संसद ने वो युग भी देखा है जब परिवर्तन की बहारें चला करती थी। 1990 की राजनीति को अपनी आंखों से इस संसद ने देखा है। न जाने बहुत सारे पहलू होंगे जिस पर हम चर्चा करें आज ही के दिन। मैं ये नहीं कह रहा हूं या हम ये नहीं मान सकते कि उस संसद ने हमें कुछ नहीं दिया। उस संसद ने हमें वो सब कानून दिए जिससे आज देश दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बना है।
देश दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति बना है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि उस संसद के भवन को छोड़ करके नए संसद भवन को बनाने के पीछे क्या वजह रही होगी, या ठीक इसी तरीके से जैसे मीडिया के लोग कहते हैं कि वो संसद भवन एक गुलामी का प्रतीक था, क्या हम ये मान बैठे हैं कि वो गुलामी का प्रतीक था इसीलिए हमने नया संसद भवन बना लिया? मैं समझता हूं कि ये सरासर गलत है, मैं इसे उचित नहीं समझता। समय की जरूर मांग रही होगी, तब अरबों रुपयों में एक नया संसद भवन तैयार हुआ और जिसकी मई 2023 के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया और आज ही के दिन 20 सितंबर को देश की पार्लियामेंट उसमें अपना पहला कदम रख रही है। इसके पीछे कुछ तर्क है। अब मैं दो चीजों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि स्वर्णिम इतिहास को जीने वाला ये पुराना संसद भवन अपने इतिहास को स्वर्णिम कर गया और युगों युगों तक याद भी रख पाएगा। ये लम्हे उस संसद भवन के लिए भावुक भी होंगे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी सांसदों के साथ एक अंतिम सामूहिक फोटो सेशन करके अलविदा कह करके जा रहे होंगे, तब उस संसद भवन के दिलो दिमाग में कुछ रूहानी कुछ रूहानेपन भी आए होंगे, कुछ रूहाने क्षण भी आए होंगे और कुछ खुशियों के लम्हे भी आए होंगे। संसद भावुक भी हुई होगी, वो पत्थर भावुक भी हुए होंगे जिन्होंने अपने एक स्वर्णिम इतिहास से देश को मजबूत पायदान पे पहुंचाया। और संसद इस बात को लेकर खुश भी हुई होगी कि केवल उसने जगह बदली है, आत्मा नहीं बदली है, शरीर बदला है। और जो नया स्थान स्थापित हुआ है वो देश की नई ऊंचाइयां लिखेगा। इसलिए वो भावुकता के पल भी उस संसद भवन के लिए रहे होंगे और खुशी के पल भी रहे होंगे। जहां तक मैं समझता हूं कि नए संसद भवन के पीछे क्या लॉजिक रहा होगा, तो सबसे बड़ा लॉजिक, जहां तक राजनीतिक विश्लेषक ये बात मानते हैं, कि वर्ष 2026 के अंदर देश की लोकसभा का परिसीमन होने वाला है और राज्यसभा और लोकसभा की सीटें बढ़ने वाली है। वर्तमान का संसद भवन वर्तमान की सदस्य संख्या के लिए ही सफिशिएंट है। इससे ज्यादा यदि सदस्य संख्या बढ़ती है तो उनके बैठने की व्यवस्था वर्तमान की संसद भवन में नहीं थी। एक पहलू ये, जिसके कारण नए संसद भवन में, जिसमें लोकसभा के अंदर करीबन 876 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है और राज्यसभा के अंदर भी वर्तमान से दुगने सदस्य के बैठने की व्यवस्था है। 2 फ्लोर के अंदर तैयार किया गया ये संसद भवन प्रत्येक सांसद के लिए एक कार्यालय प्रोवाइड करवाएगा। ये पहला लॉजिक बनता है, पहला तर्क बनता है कि क्यों नए संसद भवन की जरूरत पड़ी। यही नहीं, पुराना संसद भवन पुरानी तकनीकी से निर्मित था। समय के साथ हमें हाईटेक होने की आवश्यकता थी। अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित संसद का होना अति अनिवार्य था। इसलिए दूसरी सबसे बड़ी चीज बनती है वो है अत्याधुनिकता की। जो वर्तमान में संसद भवन तैयार किया गया है वो बहुत ही हाईटेक संसद भवन है। आप डिजिटलाइज्ड संसद भवन का जब उसका वो देखोगे पूरा पोर्टफोलियो, तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया के एक आधुनिक विकसित राष्ट्र में जिस तरीके से पार्लियामेंट हाउस होता है, ठीक उसी तरीके से भारत ने अपना विकसित पार्लियामेंट हाउस बनाया है। तो आज के समय की सबसे महती आवश्यकता थी एक हाई टेक पार्लियामेंट का होना, और वो हाई टेक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त पार्लियामेंट इस समय हमारा नया संसद भवन तैयार किया गया है। अब एक प्रश्न उठता है कि ऐतिहासिक लम्हों को जीने वाली उस संसद भवन को छोड़ करके हम नए संसद भवन में तो आ गए, तो फिर पुराने संसद भवन का क्या होगा?
ये प्रश्न न केवल मेरे बल्कि हर हिंदुस्तानियों के दिलो दिमाग में सारा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट किया था कि संसद भवन को ढहाया नहीं जाएगा। इस संसद भवन को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित किया जाएगा। ये आज से हमारा पर्यटक स्थल होगा, ये आज से हमारी साझी विरासत होगी। आज से ये एक म्यूजियम के रूप में स्थापित होगा और यही नहीं, विभिन्न समय समय पर संसद के कई कार्यक्रमों को वहां आयोजित करके उसकी चहल पहल को बनाया रखा जाएगा। तो साथियों, अभी जो चीजें हमने डिस्कस की है उससे मोटी मोटी बात ये निकल करके आती है कि देश की संसद का शरीर जरूर बदला है लेकिन आत्मा नहीं बदली है। और हाँ, एक बात मैं आपको ये भी बताने वाला था कि इस संसद भवन का एक एम ये भी है, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि जो शुचिता और जो गरिमा देश के संसद की होनी चाहिए, हम नए संसद भवन में उसे लागू करेंगे। एक राजनीतिक विश्लेषक को मैं सुन रहा था, उस राजनीतिक विश्लेषक ने अपने विश्लेषण में इस बात को इंगित किया कि संसद की शुचिता उस समय आएगी कि जब संसद तक पहुंचने वाले लोग शुचितापूर्ण होंगे, न्यायपूर्ण होंगे। क्या हमारे देश की पार्लियामेंट इस बात को तय कर पाएगी कि अपराध की पृष्ठभूमि रखने वाले लोग संसद के चौखट तक जाने से रुक जाए? यदि ऐसा देश की पार्लियामेंट करती है तो देश की पार्लियामेंट की शुचिता और गरिमा बनी रहेगी। और इसके लिए वो राजनीतिक विश्लेषक ये भी बताते हैं कि आज सैकड़ों केस ऐसे पेंडेंसी में है जो सांसदों के खिलाफ है। या तो नए संसद भवन में उन सांसदों के प्रवेश को जल्द से जल्द रोका जाए या फिर उस पर तुरंत निर्णय करके और अमल में लाया जाए। ये विषय अपने आप में गंभीर है, लेकिन ये विषय पार्लियामेंट का है, हम केवल इस पर एक विचार रख सकते। दूसरा, संसद की गरिमा और शुचिता को लेकर के बीबीसी पे भी एक चर्चा चली थी और कुछ टीवी चैनलों ने भी इस पर चर्चा चलाई। देश की पुरानी संसद ने 3 राजनीतिक दौर देखे हैं। एक वह राजनीतिक दौर था जब देश में मजबूत विपक्ष के अभाव में सत्ता पक्ष चाहता था कि मजबूत के तेज तरार नेता हो, मजबूत विपक्ष के तेज तरार नेता हो, संसद की गरिमा और आदर्श बना रहे। उस समय विरोधियों की बात को शालीनता से सुना जाता था और संसद की अपनी गरिमा, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की गरिमा को ध्यान में रखा जाता था। उसके बाद एक दौर बदलता है, गठबंधन की राजनीति और विरोध की राजनीति के चलते संसद की गरिमा को कुछ तार तार करने वाले या बिखरने वाले पहलू भी सामने आते हैं। जहां हमारी पार्लियामेंट में गरिमापूर्ण सांसदों के बीच में होती झड़पें, बार बार लोकसभा और राज्यसभा के सभापति, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति द्वारा टोके जाने पर भी सांसदों को बहस पर अड़े रहना, ये सब गरिमा को कम करने वाले मुद्दे थे जो हमारी पुरानी संसद ने देखे। क्या हम ये आशा और अपेक्षा रख पाते हैं कि नए संसद भवन में ये सब नहीं होगा? क्या हम ये विश्वास कर सकते हैं कि नए संसद भवन में वो गरिमाएं, वो मुद्दे वापस आ पाएंगे जो किसी पुराने जमाने में हुए करते थे? यहाँ तक कि वर्तमान में तो राजनीतिज्ञ इस बात का भी आरोप लगाते हैं कि संसद की गरिमा को कभी कभी इतना गिरा दिया जाता है कि विरोधियों की आवाज को दबाया जाता है। या फिर सत्ता पक्ष कभी कभार ये आरोप लगाता है कि कभी भी विपक्ष देश की सरकार के कार्यों में सहयोग करना ही नहीं चाहता, वो विवाद को पैदा करता है। क्या इन दोनों मुद्दों को हम सोच समझ करके ये तय कर सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के देश की पार्लियामेंट के अंदर एक गरिमामय और सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित कर सके? ये सोचने और समझने का विषय है। लेकिन जो भी है, एक ऐतिहासिक क्षण हमारे देश के लिए जरूर है। हम उम्मीद करते हैं कि देश की जो नई संसद है वो देश को नई ऊंचाइयां देगी।
देश 21वीं सदी के अंत तक जाते जाते दुनिया की एक महान शक्ति बने। महान शक्ति बनने के लिए मजबूत लोकतंत्र, मजबूत न्याय व्यवस्था का होना आवश्यक है, और मजबूत लोकतंत्र और मजबूत न्याय व्यवस्था उसी संसद के प्रांगण से निकलती है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आने वाला समय नई संसद भवन को एक स्वर्णिम ऊंचाइयां दे, और नया संसद भवन कुछ ऐसा दुनिया और देश के अंदर करके दिखाए जिससे दुनिया में देश का नाम अमर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेही। धन्यवाद।